ऑन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज की जो हमारी क्लास होगी उस पर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने पढ़ रखा है करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बात को। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेंज है, रेंज को बढ़ाने की जो हमारी विधियां हैं, ठीक है, हमारे पास रेंज को जो बढ़ाने की विधि है उसी के तहत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंशन रेंज की जो हमारी विधि है, पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि रेंज एक्सटेंशन के लिए हमारे पास बेसिकली 3 तरह की विधियां होती हैं। ठीक है, शंट, दूसरा है मल्टीप्लायर और तीसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, शंट है, मल्टीप्लायर है और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो शंट मल्टीप्लायर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ रहे थे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में भी हमारे पास दो होता है, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं इसको वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज होता है ना, तो एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था करंट ट्रांसफार्मर के बारे में? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि करंट ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप अप प्रकार का होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप प्रकार का होता है। समझना, देखो, ये एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसी से एक ट्रांसफार्मर से हम लोग करंट ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं। दोनों सीटी और पीटी दोनों इसी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक ट्रांसफार्मर है तो इस ट्रांसफार्मर का ये बेटा सप्लाई होगा। जब हम सप्लाई देते हैं उसको सप्लाई कहेंगे, और जहां से आउटपुट मिलता है उसको हम कहते हैं लोड। ठीक है, जहां से हमको आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोड। ठीक है, अब समझना, अगर मैं बात करता हूं करंट ट्रांसफार्मर की, सीटी की, तो मैंने बताया था कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वह स्टेप अप प्रकार का होता है। और स्टेप अप प्रकार का होने के कारण, स्टेप अप स्टेप अप प्रकार का होने के कारण वोल्टेज का मान बढ़ जाता है जब प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं। यह बेटा प्राइमरी है, यह जो साइड है ये प्राइमरी है, और यह साइड जो है सेकेंडरी है। ठीक है, तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, ये बढ़ने का साइन मैंने बनाया है, ये बढ़ जा रहा है। जब वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा तो करंट का मान कम हो जाता है। तो अगर मैं इसी को और एक्सप्लेन करके लिखूं तो करंट का मान कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया है, ऐसा क्यों होता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर सप्लाई में हमको मान लो 1000 एम्पियर, ये करंट का मान 1000 एम्पियर बहुत ज्यादा हुआ। 1000 एम्पियर क्या मतलब? 50 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है। 100 एम्पियर पे तो कोई इंस्ट्रूमेंट जल जाए। मैंने बता रखा है आप लोगों को कि I स्क्वायर RT जो होता है ये होता है हीट। तो करंट का मान बेटा जैसे ही ज्यादा होता है तो करंट का स्क्वायर
और ज्यादा हीट डेवलप होगा। ठीक है, तो हीट ज्यादा होने से क्या होता है, हमारा कोई भी अगर एमीटर इस्तेमाल करेंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब हमको बेटा मेजर करना है 1000 एम्पियर। डायरेक्ट एमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो क्योंकि 1000 बहुत ज्यादा मान है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको मैंने बता रखा है कि करंट का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर ये 1000 एम्पियर है तो सपोज हम मान लिए कि यहां करंट आ गया 50 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली कैसे सोचना है आपको, लिखने वाला मैंने बता दिया है कल ही लास्ट लेक्चर में। तो 50 एम्पियर आपके पास वह करंट है जो आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू प्राप्त किया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आपके करंट का मान घटता है, हमेशा याद रखना। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान घटता है। तो 1000 एम्पियर था, घट करके कितना हो गया, 50 एम्पियर हो गया। अब इस 50 एम्पियर को हम वोल्ट मीटर की सहायता से या अमीटर यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। अमीटर जिससे हम धारा मापते हैं, अमीटर की सहायता से बच्चे 1050 एम्पियर को तो नापा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? 1000 एम्पियर को हम डायरेक्ट नहीं माप सकते थे, लेकिन 50 एम्पियर को अब एमीटर के माध्यम से हम लोग नाप लेंगे। तो एमीटर को हम कहाँ लगा रहे हैं, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? हम एमीटर को सेकेंडरी में लगा रहे हैं, मतलब एमीटर को हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर समझने की बात है तो ये एमीटर ऐसे समझ लो। ठीक है, एमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, 1000 एम्पियर से 50 एम्पियर हमारी करंट आ गई। तो एमीटर में तो बेटा करंट कितना मिला, 50 एम्पियर। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि करंट यहाँ कितनी है। ये मैंने तो बता रखा है ना कि 1000 एम्पियर करंट है, बट आपको पता नहीं है कितनी करंट है क्योंकि आप मेजर ही नहीं कर सकते हो ना, आप माप नहीं सकते हो। ठीक है, अब सप्लाई में कितनी करंट आ रही है मुझे नहीं पता, चलो कुछ ज्यादा करंट आ रही थी, 1000, 2000, 3000, 500, कुछ ऐसी करंट थी जो बहुत ज्यादा थी, हमको पता नहीं है। तो हमने क्या किया, सप्लाई के थ्रू ट्रांसफार्मर लगाया और एक एमीटर कनेक्ट किया, जो एमीटर 50 एम्पियर की करंट दे रहा है। ठीक है, चलो अब हम इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहीं से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखो N1 क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये है N1, और सेकंड के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने बोला N2। ठीक है, यहां जो करंट है उसको हमने बोला है I1, और यहां जो करंट मिली है इसको हमने बोला है I2। I2 का मान कितना है, 50 एम्पियर। ठीक है, ये करंट बहुत ज्यादा है I1, ये हमको पता है, इसीलिए हम CT का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना है मान लो नहीं पता, ठीक है, मान लो नहीं पता तो निकालेंगे कैसे, इससे निकालेंगे। ट्रांसफार्मर का रेशियो हमको अगर पता है, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N1 और N2। अगर बेटा मैं बात करता हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, मतलब जो धारा के जो वोल्टेज का मान बढ़ाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वहां पे N2 का मान हमेशा ज्यादा होगा N1 से। N2 का मान हमेशा ज्यादा होगा N1 से, क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो अगर N2 का मान ज्यादा है N1 से, तो अगर N2 का मान जो भी है, मान लिया कि इसका मान 2 है और इसका मान 1 है, N2 बराबर 2 है, N1 बराबर 1 है, पुट करके देखते हैं एक बार क्या मान मिलता है हमको। ठीक है, अगर मैं इसको और बढ़ा लूं, इसको मैं 4 कर लूं, ठीक है, इसको मैं 4 कर लूं, ठीक है,
समझना बात को, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, टर्न्स हमको पता होता है, वर्त कहते हैं ना टर्न्स को, इसको टर्न्स कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्त, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स N2 के 4 हैं, N1 के अगर 1 है तो I1 का मान निकालना होगा, तो I1 का मान 200 एम्पियर निकल गया। बात समझ में आ रही? मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर मान लो, ये तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो, ठीक है। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि एमीटर को कनेक्ट किया जाता है प्राइमरी साइड में कि सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एमीटर को हमेशा जब करंट मेजर करना होता है, करंट ट्रांसफार्मर के केस में हमेशा सेकेंडरी में इसको लगाया जाता है। बट मान लो अगर इस एमीटर को प्राइमरी में लगा दिया जाए तो क्या होगा? एमीटर को प्राइमरी में लगाने से क्या होगा? एमीटर को अगर आप प्राइमरी में लगाए बच्चे, तो इतना ज्यादा करंट यहां होता है कि आपका एमीटर जल जाएगा, बर्न कर जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? चलो चलो अब इसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। चलो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसको हम लोग देखेंगे। एक चीज बता दूं कि जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर था वो क्या नेचर था उसका, वो मैंने कहा कि स्टेप अप प्रकार का होता है। ये कैसा होता है? स्टेप डाउन, हिंदी में बोलते हैं बेटा अप चाई, अपचाई पैड़ा मित्र, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है? वोल्टेज के मान को घटा देता है, ठीक है, वोल्टेज का मान घट जाता है। अगर मैं एक ट्रांसफार्मर यहां पे ड्रॉ करूं, अब तक तो याद हो गया होगा, ये हमारा प्राइमरी साइड होता है, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी साइड होता है, ठीक है। यहां पे बेटा हम देते हैं सप्लाई, भाई किसी को सप्लाई देनी पड़ेगी ना, सप्लाई साइड ये हुआ और आउटपुट का साइड ये है, मतलब आउटपुट कह लो या फिर उसको लोड कह लो, ठीक है। ये लोड साइड है या आउटपुट साइड है, ठीक है।
हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है वह ये है कि कैसे हम वोल्टेज के मान को, अधिक वोल्टेज के मान को प्राप्त कर सकें। ठीक है, मतलब अगर हमारा वोल्टेज समझना 10 वोल्ट है या 50 वोल्ट है, तो हम क्या करते, एक वोल्टमीटर लेते और आसानी से वोल्टमीटर से उसका मान बता देते। बट मान लो कि हमारा वोल्टेज 2000 वोल्ट है, 5000 वोल्ट है, तो किसी एक वोल्टमीटर से डायरेक्ट मेजर करना, ठीक है ना, किसी वोल्टमीटर से ये मेजर करोगे तो वोल्टमीटर किसी काम का नहीं रहेगा, वो स्वाहा हो जाएगा, इतना हाई वोल्टेज। ठीक है, इससे भी ज़्यादा 5000, 10,000, ठीक है, 11,000 वोल्टेज तो नॉर्मली हमारे जो ट्रांसमिशन की जो लाइन होती हैं, जो आपने देखा होगा, जो हाईवे से किनारे लाइन होती हैं, वो 11,000 वोल्ट की लाइन होती है। और इस 11,000 वोल्टेज की लाइन को बेटा तुमको बताऊं मैं, 125,000 वोल्टेज तक बढ़ाया जाता है। कभी कभी तो इसको बढ़ा करके 625 तक भी किया, 625,000 वोल्टेज तक किया जाता है। मतलब बहुत हाई वोल्टेज पे काम होता है जो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो दिमाग में प्रश्न ये है कि हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको हाई वोल्टेज को मेजर करना है एक वोल्टमीटर के माध्यम से। तो हम डायरेक्ट वोल्टमीटर लगा के नाप नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या, हम फिर वही काम करेंगे कि एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो, इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ठीक है, चूंकि ये स्टेप डाउन प्रकार का है, चूंकि ये स्टेप डाउन प्रकार का है, तो अगर मान लिया यहां वोल्टेज 5000 वोल्ट होगा, तो हो सकता है यहां वोल्टेज आपको 50 वोल्ट मिले। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। स्टेप डाउन का अर्थ क्या होता है कि वोल्टेज का मान घट जाएगा। ठीक है, वोल्टेज का मान घट जाएगा। और अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स को देखो, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ N2 है, तो आप देखो मैंने कहा था ना, जिसका टर्न ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, देखो है ना, 5000 वोल्टेज है, स्टेप डाउन करेंगे बेटा तो वोल्टेज कुछ कम हो जाएगा। मैं जरूरी नहीं कि 5000 का 50 ही हो सकता है यहाँ पे 5000 है तो यहाँ 10 वोल्ट हो या 200 वोल्ट हो जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बता रहा था कि जब स्टेप डाउन होता है ना, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है, तो जिधर सेकेंडरी होता है वहां नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम हो जाते हैं। मतलब N1 जो है वो ज्यादा होगा N2 से। इधर के टर्न्स देखो ज्यादा बनाए भी हैं, इधर के टर्न्स जो है वो कम बनाया है। ठीक है, स्टेप डाउन में वोल्टेज भी कम हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाता है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, एक रेशियो की बात होती है, एक अनुपात की बात होती है। ठीक है, एक अनुपात हम निकालते हैं जिसको बोलते हैं पीटी रेशियो, या फिर ये भी बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। और ये क्या होता है, N1 बाई N2 बराबर V1 बाई V2 बराबर I2 बाई I1। ये मैंने बता दिया है। तो अभी तो किसी का मेरा काम है नहीं, मेरा काम तो I1 I2 का है नहीं, तो उसको मैं हटा देता हूं। करंट से मतलब नहीं है ना यहाँ बेटा, यहाँ वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना। अगर मैं इसको भी हटा दूं, ठीक है, तो N1 बाई N2 हमारा रेशियो होता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि N1 पे 100 टर्न है, ठीक है, और N2 पे 1 टर्न है, या 1000 है, ये 10 है, चल N1 पे 1000 टर्न है और N2 पे
ठीक है, मान लो N1 1000 है, N2 का टर्न कम है, मान लिया 10 है, तो रेशियो कितना निकल जाएगा? 100। रेशियो निकल गया 100। और हम ये जानते हैं क्या कि यह बराबर होता है V1 अपॉन V2 के। तो इसको लिख सकते हैं ना V1 अपॉन V2। तो V1 क्या है बेटा? V1 मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, जो सप्लाई का वोल्टेज है। और V2 क्या है? सेकेंडरी का वोल्टेज है, जो हमको मिल रहा है आउटपुट में। ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 5000 वोल्ट है, और V2 50 वोल्ट है। ये तो वोल्टमीटर से भी तुम नाप सकते हो। ठीक है, तो अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी में क्या है? वोल्टेज कम मिलेगा। अब हमारे पास V1 बाई V2 है। अगर मान लो हमको कुछ नहीं पता था, हमको तो ये पता है ना N1 का मान इतना है, N2 का मान इतना है, N1 और N2 का मान पता है। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो रोड किनारे हमारी जो लाइंस होती है, मैंने बताया कि 11000 वोल्ट, 10000 वोल्ट, ठीक है, 25000 वोल्ट, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है। ठीक है, उसको तो हम नाप ही नहीं सकते हैं। तो सप्लाई को माप सकते हो क्या? इस सप्लाई को डायरेक्ट नाप सकते हो? कभी नहीं नाप सकते हो। ठीक है, आप इसका वोल्टेज माप ही नहीं सकते हैं। तो कैसे नापा जाता है? उसको नापने के लिए ही हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। अगर इसको नाप नहीं सकते हो कोई बात नहीं, बट ये तो है इसका जो भी वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज स्टेप डाउन किया जा सकता है। और हमने स्टेप डाउन कर लिया इसके वोल्टेज को, और एक वोल्टमीटर यहां लगा करके इसके वोल्टेज को कम करके, जो भी वोल्टेज था, मान लिया 50 वोल्ट है, हमको नहीं पता कितना था, मान लिया 50 वोल्ट है। इस 50 वोल्ट को एक वोल्टमीटर से नापा जा सकता है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब बताओ, जो हमको ये पता है कि वोल्टमीटर में 50 वोल्ट की रीडिंग आ रही है, और हमारे पास ये रेशियो पता है, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं V1 बराबर 100 इंटू V2? 100 V2 का मान बेटा वहां से 50 रखोगे तो मिल जाएगा 5000 वोल्ट। V1 का मान कितना मिल गया? 5000 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इस ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं और इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की सहायता से हम करंट ट्रांसफार्मर हो या वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो, हाई करंट हो या हाई वोल्टेज हो, उसका मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो दिमाग में सिर्फ आपके पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, इसका मान N1 बाई N2 का मान, N1 बाई N2 का मान है। ठीक है, तो यहां से आप प्राइमरी करंट भी निकाल सकते हो, प्राइमरी वोल्टेज भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात। ठीक है, ये आपके दिमाग में ये छप जाए कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ, तो पहले आप कहोगे कि यह कैसा होता है? एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, जो वोल्टेज के मान को कम कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, यह ट्रांसफार्मर में जो होता है, प्राइमरी वाले कुंडली, प्राइमरी टर्न्स जो वर्त हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है सेकेंडरी से। तीसरी बात, वोल्टमीटर कहाँ लगाया जाता है? वोल्टमीटर को हमेशा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के साथ लगाया जाता है, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के साइड लगाया जाता है, और वोल्टमीटर को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल सर्किट में। ठीक है, चीज हो गया। फिर आप लिखोगे कि यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणामित्र अनुपात या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विभव
विभव ट्रांसफार्मर के अनुपात के द्वारा हम प्राथमिक में जो सप्लाई का मान है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर है? न्यूमेरिकल्स लगेगा तो और आगे समझ में आएगा, अभी अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी। ठीक है, चलो अब कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो एग्जाम में और कॉपी पे लिखने के लिए होगा तो कुछ लिख लो। लिखो, हेडिंग डाल लिया होगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, हेडिंग डाल लिया होगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में लिख लो। उच्च मान की प्राथमिक वोल्टता, उच्च मान की प्राथमिक वोल्टता। अब इंग्लिश में समझ लो इसको क्या बोला गया था, मैंने क्या बोला था, हाई वैल्यू होती है बेटा प्राइमरी साइड में, तो प्राइमरी वोल्टेज का मान हाई होता है, यही तो मैंने बताया है। तो उच्च मान की प्राथमिक वोल्टता, उच्च मान की प्राथमिक वोल्टता को निम्न मान की द्वितीयक वोल्टता निम्न मान की द्वितीयक वोल्टता, क्योंकि क्या होता है द्वितीयक मतलब सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होता है बेटा, कम होता है। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम होता है तभी तो वहां पे हम वोल्टमीटर लगाए थे। ठीक है, वोल्टता में रूपांतरित करने वाला अपचायी परिणामित्र, जिसको आप बोलते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लिख लेना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विभव परिणामित्र कहलाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहलाता है, विभव परिणामित्र कहलाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो और 2-4 लाइन। वोल्टमीटर द्वितीयक ओर की, सेकेंडरी इसे कहते हैं, वोल्टमीटर द्वितीयक ओर की वोल्टता को मापता है, वोल्टमीटर द्वितीयक ओर की वोल्टता को मापता है। इसलिए परिणामित्र के निश्चित विभव अनुपात को, परिणामित्र के यानी ट्रांसफार्मर के निश्चित विभव अनुपात मतलब पोटेंशियल रेशियो या वोल्टेज रेशियो। ठीक है, निश्चित विभव अनुपात से गुणा करके प्राथमिक ओर की वोल्टता के मान को प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक ओर के वोल्टता की मान को प्राप्त किया जाता है। जो मैंने बताया बेटा वही लिखा है,
ठीक है, जो विभव अनुपात था वही आपका ट्रांसफार्मर रेशियो है, मतलब N1 बाई N2। ठीक है, यही कह रहा है कि जो सेकेंडरी साइड में वोल्टमीटर लगा है वो है V2, उससे जो मान प्राप्त हुआ, और जो विभव का अनुपात है, वोल्टेज का रेशियो है, इट इज N1 बाई N2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इससे गुणा करके प्राथमिक साइड के वोल्टेज के मान को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट मेजर नहीं कर रहे हो, आप ये डायरेक्ट मेजर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आपने क्या किया कि अपना जो वोल्टमीटर लगाया सेकेंडरी साइड में उसका मान मेजर किया, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो है उसको निकाला, उससे मल्टीप्लाई किया तो आपको प्राइमरी का वोल्टेज मिला। क्योंकि ये वोल्टेज हाई होता है, ये वोल्टेज हाई वैल्यू का होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई करके इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, चलो एक फुटकर सा डायग्राम बना लो। देखो ये है क्या, देखो सप्लाई हमारी क्या होती है, अच्छा मान लो प्राइमरी साइड ही आपका है, ये सेकेंडरी साइड है, तो प्राइमरी के टर्म्स देखो ज्यादा हैं, ठीक है, सेकेंडरी के टर्म्स कम है। जो प्राइमरी हमारा सप्लाई होता है ना, सप्लाई को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों? समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज हमारा बराबर होता है। तो मान लो सप्लाई का जो वोल्टेज है, मान लिया 11,000 वोल्ट है, हमको नहीं पता, मैंने एग्जांपल दिया, तो 11,000 वोल्ट इस प्राइमरी पे तब आएगा जब यह 11,000 वोल्ट इसके पैरेलल होगा, समांतर क्रम में होगा। तो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव यहां से बन जाता है कि जब हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। बात समझना, यहां जो वोल्टेज आएगा वो V1 होगा और यहां जो वोल्टेज मिलेगा वो V2 होगा। तो V1 पे वोल्टेज 11,000 वोल्ट अगर सप्लाई का है, इस लाइन का वोल्टेज है, वो तभी आएगा जब यह पैरेलल कनेक्टेड होगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज जब पैरेलल कनेक्टेड होगा इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से, तभी यहां पे 11,000 वोल्ट हमको डायरेक्ट मिलेगा। तो पहली चीज यहां से क्लियर है। तो आपको लिखना क्या क्या चीजें हैं, आपको ये लिखना है इसमें कि प्राथमिक में यानी प्राइमरी में टर्न्स की संख्या, वृत्तों की संख्या ज्यादा होती है, सॉरी वर्तों की संख्या, सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या कम होती है। सेकेंडरी की तरफ हम एक वोल्टमीटर भी लगाते हैं, यहां देख सकते हो। ठीक है, सप्लाई को हम समांतर के साथ
प्राइमरी को हम समांतर के साथ जोड़ते हैं सप्लाई से, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद क्या लिखोगे, जो मैंने बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर का निकालते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिख लो कि उच्च वोल्टता की प्राथमिक कुंडली, उच्च वोल्टता की जो मैंने बताया वही लिखना है, प्राथमिक कुंडली मतलब कि हाई वोल्टेज की जो हमारी प्राइमरी कॉइल है ना, ये वाली उच्च वोल्टता की प्राथमिक कुंडली विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ी होती है तथा द्वितीयक कुंडली पर वह मान उपयंत्र संयोजित होता है जिसका कि परास विस्तार करना है, ठीक है। चलो इतना काफी है, इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। कहानी समझ में आ गई है। कहानी को छोटे से स्तर पे बहुत शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं कि इसमें है क्या एग्जैक्टली। पूरी कहानी क्या है कि पूरी कहानी हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। वह ट्रांसफार्मर जो होगा वो स्टेप अप प्रकार का होगा, सॉरी स्टेप डाउन प्रकार का होगा। स्टेप डाउन प्रकार का होगा, ठीक है। यहां जो वोल्टेज सप्लाई होगा वो सप्लाई जो होगा हाई वोल्टेज होगा, है ना। हाई वोल्टेज या हाई वैल्यू होगा सप्लाई का, जो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित होगा, ठीक है। हाई वोल्टेज होगा। इसी हाई वोल्टेज का मान हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पास कराते हैं तो इसका मान कम हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज का मान स्टेप डाउन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब यहां मान कम हो जाएगा वोल्टेज का, तो उस कम वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं ना, वो कम वोल्टेज को हम वोल्टमीटर से माप सकते हैं। और जैसे हमने वोल्टमीटर से उसको माप लिया तो हमको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, जिसको हम V2 कह रहे हैं, हमको पता चल गया। प्राइमरी साइड का वोल्टेज V1 हमको नहीं पता था, V2 हमको पता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ का टर्न N1 है, यहाँ का टर्न N2 है। N1 और N2 का मान हमको पता होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन में दिया होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग में दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल रेशियो के हिसाब से हम फाइंड करते हैं। N1 N2 का मान पता होता है, N1 का मान ज्यादा होगा, N2 का मान कम होगा। तो यहां से V1 बराबर हम N1 बाई N2 इंटू V2, भाई V2 हमको पता है, सप्लाई V1 है ये, यहाँ V2 का मान हमको पता है वोल्टमीटर से जो प्राप्त हुआ है।
N1 और N2 का रेशियो हम निकालेंगे तो V1 का मान मिल जाएगा। तो हाई वोल्टेज को जब मेजर करना होता है तो हम ऐसे करते हैं। क्या होगा अगर क्वेश्चन बना कि वोल्ट मीटर को हम प्राइमरी साइड में लगा दें, क्या होगा? तो प्राइमरी साइड में लगाओगे बेटा तो इतना हाई वोल्टेज तुम्हारा ये बियर नहीं कर पाएगा, आपका वोल्ट मीटर जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हम कम वोल्टेज की तरफ ही उसको लगाते हैं या कम करंट की तरफ ही उसको लगाते हैं, जहां करंट या वोल्टेज का मान कम होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।